नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और मेरे साथ हैं ब्रिज द्विवेदी। हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा है, वहीं बीजेपी ने एक भी अपना मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। देखने वाली बात होगी कि 420 जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल है और असदुद्दीन ओवैसी ने कितने कैंडिडेट उतारे हैं। जैसे महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, 20 तारीख को वोट्स पड़ेंगे और 23 को नतीजे आएंगे। लेकिन बार बार बात हो रही थी मुस्लिम वोट बैंक की। इससे पहले योगी का भी जिक्र हुआ कि योगी आदित्यनाथ को बार बार उस एरिया में क्यों रैली के लिए भेजा जा रहा है जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। तो उसमें भी यही इशू था कि क्योंकि इन्होंने एक भी कैंडिडेट मुस्लिम नहीं उतारे हैं बीजेपी ने, तो हिंदू जो वोटर्स हैं उसका वोट खींचने के लिए शेयर बढ़ जाए वहां पे और सारा वोट एक तरफ आए। हाँ, क्योंकि हिंदुत्व का कहीं ना कहीं चेहरा योगी आदित्यनाथ रिप्रेजेंट करते हैं और हर मतलब उनके बयानों से भी दिखता है ये चीज। तो जो मुस्लिम आपके पास कैंडिडेट है नहीं, तो आपको लाने हैं हिंदू वोटर्स। इस वजह से जानबूझकर योगी आदित्यनाथ को जानबूझकर उन जगहों पर भेजा जाता है जहां पर जो मुस्लिम वाली एरिया है, जो क्षेत्र है, संख्या ज्यादा है वहां पर। अच्छा, तो हम पूछना चाहेंगे आपसे कि कितने कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टियों ने उतारे हैं। टोटल जो है अभी मतलब जो अभी 4136 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें 420 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। अच्छा। लेकिन आप इतिहास देखेंगे तो इतिहास में अब तक एक भी विधानसभा ऐसा नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा जीत के आए मुस्लिम कैंडिडेट। 13 कैंडिडेट सबसे हाईएस्ट नंबर है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस बार ये जो 13 कैंडिडेट है मुस्लिमों की जो विधायक हैं, 13 विधायक ऐसे नंबर्स में, उसका रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं। ये बहुत पहले का रिकॉर्ड है, 13 हाईएस्ट है, उसके ऊपर कभी संख्या बढ़ी नहीं है। अब इस बार भी देखा जा रहा है कि 420 कैंडिडेट उतरे हैं, लेकिन कितने जीतेंगे वो देखने लायक होगा। जहां तक बात है बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, मैं आपको ये बता दूं। इसके अलावा एनसीपी हो गया, चाहे शरद हो गए या अजीत पवार या शिवसेना का भी हो गया, इवन शिंदे गुट शिवसेना ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। तो लगभग सभी पार्टियों ने उतारा है, सपा ने भी उतारा है। ओएसी की बात करें तो 16 लोगों को टोटल उतारा है। 16 में से 12 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, 4 दलित कैंडिडेट, क्योंकि मुस्लिम और दलित का वो कॉम्बिनेशन लेके चल रहे जीतने के लिए। मुसलमानों का सबसे बड़ा जो चेहरा माने जाते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। इसलिए उन्होंने 12 कैंडिडेट उतारे भी हैं अपने, और कहीं ना कहीं उनके भाषणों में भी ये दिखता है कि वो मुसलमानों को एक करके वोट शेयर को एक तरफ। चाहे आप औरंगाबाद वाली सीट ले लीजिए, मालेगांव में सबसे ज्यादा मुस्लिम वो मतलब वोटर्स हैं, तो इस यहाँ पर भी ओवैसी के कैंडिडेट उतरे हैं। तो इस वजह से ज्यादा उन्होंने मुस्लिमों को टारगेट किया और वो उनका वोट बैंक है, तो ऑब्वियस सी बात है वही कैंडिडेट उतारेंगे। सपा ने भी उतारा है, तो वो सपा भी इस बार चुनाव लड़ रही, देखना होगा। अच्छा, तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने बताया कि 13 कैंडिडेट्स एक बार में जीते हैं मुसलमान कैंडिडेट्स। अब की बार उनका रिकॉर्ड टूटेगा या फिर वही रिकॉर्ड बरकरार रहेगा? जैसे अभी मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 12% मुस्लिम वोटर्स हैं महाराष्ट्र में। इसमें जो बहुत ज्यादा ऐसे जो क्षेत्र हैं, 15 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें ऐसे उम्मीदवार जीतते रहे हैं जब तक अब तक देखा गया है। लेकिन आप जितने जो उम्मीदवार होते हैं, जैसे आप आबादी के हिसाब से अगर मापेंगे तो कम से कम जो कैंडिडेट होते हैं 15 कैंडिडेट जीतने चाहिए अगर मुस्लिम। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम वोटर्स भी अगर 2 मुस्लिम कैंडिडेट हुआ तो उसमें बढ़ जा रहे हैं। इस वजह से कोई भी एक मुस्लिम कैंडिडेट जीत नहीं पा रहा है। अगर आप जनसंख्या को अगर देखें, जो संख्या है उनकी मुसलमानों की वोटर्स की वहां पर, उसके हिसाब से देखें, अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट हो तो ऐसे 15 विधायक चुनकर आने चाहिए महाराष्ट्र में। लेकिन वो चीज हो नहीं पाया। जैसे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ साल के हिसाब से आंकड़े, जो अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक का आंकड़ा रहा जीतने का, वो 13 रहा है। इसके अलावा जैसे 1990 में सिर्फ 7 विधायक जीते थे। अलग अलग साल में 1972, 1980, 1993 में 13 मुस्लिम विधायक ये 3 चुनाव में जीते हैं। इससे ऊपर नहीं गया। तो इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इस बार संख्या बढ़ सकती है। अच्छा, तो हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से मुसलमान कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी है, उसके हिसाब से अगर उद्धव ठाकरे का गुट अपने कैंडिडेट्स उतारता है मुस्लिम कैंडिडेट, और इधर से एकनाथ शिंदे अपना कैंडिडेट उतारते हैं मुस्लिम कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं उनका वोट शेयर कटेगा। कटेगा, और जिसका फायदा बीजेपी को सीधे सीधे होगा। बीजेपी को भी होगा, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, तो वो भी वोट्स काफी 200 के आसपास निर्दलीय उम्मीदवार हैं मुस्लिम, वो भी खड़े हुए हैं।
तो वो भी कहीं ना कहीं वोट शेयर्स डिवाइड करेंगे ही, काटेंगे। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों का वोट जिस तरफ जाएगा उनका कोई फर्क पड़ेगा, या फिर? ऑब्वियस सी बात है, 12% बहुत ज्यादा होते हैं। महाराष्ट्र में आबादी की, टोटल आबादी के 12% मुसलमान वोटर्स है, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि सब लोग अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं। बीजेपी ने शायद इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा क्योंकि वो हिंदू वोटर्स को टारगेट करके चल रहे, लेकिन वो ऐसी जो है वो इस वजह से मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा उतारे क्योंकि उनके मुसलमान वोटर्स हैं। तो इस तरह से सब लोग ने अपने अपने हिसाब से, अलग अलग पार्टियों ने रणनीति बनाई है। जैसे आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, ऐसे ही अभी बीच में देखा गया था ओवैसी ने 16 कैंडिडेट उतार दिए। हाँ। अलग अलग पार्टी अलग अलग कैंडिडेट्स उतार रही हैं। तो अगर हम देखें, जो मेन मुंबई कही जाती है, जो मेन महाराष्ट्र है, जो शहरी इलाका है, हाँ। उसमें क्या आंकड़े नजर आ रहे हैं आपको? जहां तक मुसलमान वोटर्स की बात है तो जो मैंने बताया आपको, औरंगाबाद, मालेगांव, ये सब है। और यहाँ पर आप मीरा रोड, भाईंदर साइड जाएंगे तो वहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट जीतने का चांस ज़्यादा होता है। वैसे महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी है लेकिन उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता जितना मालेगांव, मीरा रोड जो एरिया है वहाँ पर रखता है। जैसे हमने अभी बात सुनी थी कि मराठा आरक्षण बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी में निकल के आए थे मनोज जो जरांगे हैं। हाँ। उसके बाद उनका देखा 16 कैंडिडेट वो उतरवा भी रहे थे और उसके बाद एकदम बैकआउट पे भी चले गए। तो इसका क्या असर पड़ेगा कि अगर मुसलमान वोट और मराठा आरक्षण का जो असर है वो अगर एक तरफ चला जाता है तो कितना असर पड़ेगा? जो मराठा वोट बैंक की बात है, आप देखोगे कि वो आंदोलन बहुत ज्यादा बड़ा था। उसका फायदा ये हुआ था कि बीजेपी को लॉस हुआ था, बाकी पार्टियों को फायदा मिला था क्योंकि बीजेपी का मराठवाड़ा में पूरी तरह से सफाया हो गया था सिर्फ मनोज जरांगे की वजह से, मराठा रिजर्वेशन आंदोलन। तो उसका तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इस चुनाव में भी। हालांकि मनोज जरांगे ने जिस हिसाब से पहले अनाउंस किया कि हमारे कैंडिडेट खड़े करेंगे इस चुनाव में, फिर बैकफुट पे आ गए कि नहीं कोई कैंडिडेट नहीं, वो थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति तो है। मतलब उसका क्या मतलब किससे इन्फ्लुएंस हो गए थे या फिर किसका? एक दो रिपोर्ट्स ऐसी आई कि शायद शरद पवार, क्योंकि देखो आप मराठा वोटर्स तो शरद पवार के भी वोटर्स हैं, तो अगर मनोज जरांगे के कैंडिडेट निर्दलीय ही खड़ा करते हैं तो वोट शेयर्स तो कटेंगे। तो वोट कटेगा तो एनसीपी को लॉस होगा। इस वजह से कहा गया कि एनसीपी बैठ जाइए जिससे कि फायदा शरद पवार को हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसका डेंट बीजेपी या उसकी अलायंस पार्टी है उनको हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके आगे हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से 420 कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं मुसलमानों के, तो शहरी इलाकों में कितना असर है इसका और ग्रामीण इलाकों में? इसमें शहर और ग्रामीण अलग अलग नहीं है, इसमें डिपेंड कर रहा है कि किस लोकेशन पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है जी, उसी वही टारगेट, वही लोकेशन टारगेट करके आप कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं जो क्षेत्र है अपने अपने हिसाब से। तो ओवैसी की जहां तक बात है, इम्तियाज जो है वहां पर पहले पत्रकार भी रहे, ऐसा क्लेम किया गया, तो काफी बहुत बड़े लीडर वहां पर नजर आते हैं ओवैसी की ओर से, मुसलमानों का एक तरह से चेहरा भी है। तो एक बार उनकी रैली भी काफी लंबी निकली थी तो उससे भी क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ा था, तो काफी ज्यादा पॉपुलर है उस मालेगांव एरिया में, औरंगाबाद एरिया में। तो अभी देखना होगा कितना इम्पैक्ट। हमने देखा है कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी का मतलब हत्या की गई, उसके बाद जीशान सिद्दीकी को भी बिल्कुल टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का भी असर पड़ेगा महाराष्ट्र चुनाव की तरफ और मुसलमान वोट एक तरफ जाता दिखाई देगा। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इसी तरीके की खबरों को हमारे साथ और देखने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।